ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सेल्फ ज्वाइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आखिर आखिर जब हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है ना, तो सेल्फ ज्वाइन, वाई यूजिंग सेल्फ ज्वाइन। हालांकि सेल्फ ज्वाइन कोई ज्वाइन नहीं है, ठीक है, सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं होता है। हम लोग जो है लेफ्ट और राइट और इनर, इन सबको ही यूज करके सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। सेल्फ ज्वाइन इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कोई ज्वाइन नहीं है, ये कोई फिजिकल। अच्छा, ये कह रहा हूँ मैं, कोई उसकी इंटरव्यू कल के लिए पूछ रही है, मना कर दूं ना? अभी तो नहीं दे पाऊंगा ना इंटरव्यू। एक मिनट पॉज कर, ठीक है। तो सेल्फ ज्वाइन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉट अ ज्वाइन। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब जरूरत क्यों पड़ी हमें, तो एक सिनारियो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक टेबल है, ठीक है, हमारा एक सर्वे हुआ, ठीक है, हमारा एक सर्वे हुआ। इस सर्वे में हमें बोला गया कि भाई बच्चे, ठीक है, बच्चे और उनके पेरेंट, उनके पेरेंट का डिटेल हमें ला के दिखाओ, ठीक है। तो बच्चे, जैसे हमने बच्चे का डिटेल लिया, सबका हमने आईडी असाइन कर दी। हम जानते हैं कि हर आदमी के पास आधार होता है, ठीक है। तो हमने हाँ मान लिया हाँ आधार का, आधार की आईडी जैसे हमने ले ली, जैसे आईडी हमारा है 1, चाइल्ड आईडी है 1, ठीक है, और उसका हाँ पेरेंट है जैसे नंबर 10, ठीक है। अब हाँ दूसरा कोई चाइल्ड है, इसकी आईडी है 2, इसका भी पेरेंट है 10, ठीक है। फिर हमें क्या हाँ। हुआ कि चाइल्ड में ये 10 भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो किसी का बेटा होगा, ठीक है। हम्म इसके बाप का उम्र है 20, और ये 20 जो हाँ बाप है, 20 भी किसी का बेटा होगा, वो भी जिंदा है ना। हाँ तो हाँ उसकी उम्र है हमारे, उसके उसका आईडी है 30। उसी तरह एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे मान लो कि 5 है, 5 की आईडी 11, 11 जो है इसकी आईडी है 12, 12 की आईडी है हमारी 30, ठीक है। ऐसे ऐसा हमें कोई डिटेल दिया गया है, ठीक है, हमें सर्वे में डिटेल। हाँ अब उस सर्वे में हाँ हमारा हमारा सर्वे में हमारी रिक्वायरमेंट आई कि भाई ठीक है, सब तो ठीक है, मुझे चाहिए सबसे उम्र दराज फैमिली के मेंबर का रिपोर्ट। वो वो मेंबर जो, जिसके अंदर कम से कम 2 पीढ़ी है, मतलब दादा, दादा या परदादा, हाँ ठीक है, वो चाहिए। मतलब कि देखो यहाँ बेटा है, यहाँ बाप है, तो मुझे दादा का एज पता करना है, यानी कि ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ग्रैंड हाँ पेरेंट का एज पता। तो इसमें से ग्रैंड पेरेंट कौन हुआ, इसमें से कोई नहीं हुआ, ठीक है। पहला हो जाएगा कोई नहीं, तो हम नल मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा में ग्रैंड पेरेंट अभी कोई नहीं है, नल मान लेते हैं। तीसरे में, ठीक है, ये 20, क्या 20 ग्रैंड पेरेंट है? यस। क्यों? क्योंकि 20 जो है वो 10 का फादर है, 20 जो है वो 10 का फादर है, और 10 जो है वो 1 और 2 का फादर है, ठीक है। तो उस हिसाब से 20 जो है 1 और 2 का दादा हुआ, ठीक है, ठीक है। तो हमें 20 ग्रैंड पेरेंट में आ गया 20, ठीक है। उसी तरह हमें ये नल नल छोड़ दो, हटा दो, ठीक है। उसी तरह 30 जो है हमारा 10 का दादा है, ठीक है, तो 30 भी हो गया, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? उसी तरह ये 12 हो गया और 13 भी हो गया, ठीक है। तो इतने बंदे हो गए जो दादा हैं, तो यही हमारा रिपोर्ट आ जाएगा, मतलब ग्रैंड पेरेंट की रिपोर्ट में ये बंदे आए। अब इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, इतना समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि किस लिए निकालते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट एन नंबर ऑफ जगह यूज हो सकता है, अलग अलग सिनारियों में, ठीक है, एन नंबर ऑफ वेज में यूज हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना।
मान लो कि दवाइयों का जेनरिसिटी पता करना है कि इसका जेनरिक पहले प्रोडक्ट कौन था, उसका जेनरिक पहले प्रोडक्ट कौन था, मतलब कि हायरार्की, जहां भी हायरार्की आ गया, ठीक है, जहां भी हायरार्की आ गया, ठीक है, हायरार्की आ गया, वहां पर हमारा सेल्फ ज्वाइन लगता है। और सेल्फ कोई ज्वाइन नहीं है, सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं है, सेल्फ जो है वो मैं बताता हूँ, अभी अभी पता चल जाएगा कि कैसे लगता है। तो मान लो कि सर्वे नाम का कोई टेबल है, तो हम इसको लेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट अभी छोड़ देते हैं फ्रॉम, फ्रॉम सर्वे, ठीक है, सर्वे ए, ठीक है, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन खुद का टेबल, सर्वे बी। समझे यहाँ क्या हो रहा है? समझिए। टेबल खुद से ही ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक। ऑन। अब देखो यहाँ पर असली खेल होगा, ए डॉट और इक्वल टू ले लेते हैं बी डॉट, ठीक है। अब देखो क्या कहाँ कहाँ ज्वाइन मरेगा, ठीक है। मुझे चाहिए ऐसे एज जो कि दादा है, यानी कि मुझे चाहिए ये, ठीक है, मुझे चाहिए ये। तो मैं वो इसमें वो खोजूंगा, चाइल्ड में वो आईडी खोजूंगा जो पेरेंट में अवेलेबल है, ठीक है, समझ में आया? हेलो, सब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मतलब कि तुम ये खोजोगे, ये हाँ मैं समझ गया, चाइल्ड में जो पेरेंट किए तो पता चलेगा है कि ना, तो खोजेंगे ए वो डॉट पेरेंट भी चाइल्ड, है और ठीक है, ए डॉट चाइल्ड इक्वल टू बी डॉट पेरेंट, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि ए डॉट चाइल्ड इक्वल टू बी डॉट चाइल्ड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैसे पता कर रहे हैं, देखो देखो, हमें हम पता कर रहे हैं कि 20 को पता करना है, तो 20 को कैसे पता करना है, 20 किसका बाप है, 20 10 का बाप है, और 10 किसका बाप है, तो 2 या 1 का बाप है, ठीक है। तो हम इस 10 को क्यों ना इन 10 को इन दोनों को ज्वाइन कर लें, तो हमें ये निकल आएगा। समझ में आया? अगर मान लो कि इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं टेढ़ा टेढ़ा को, तो ये हमारा सीधा आ जाएगा, ये 12 नंबर आ जाएगा ये। तो एक्सेस किसको करेंगे यहाँ सेलेक्ट में? नहीं, तो हम इसमें खोज क्या रहे हैं, मतलब इस ज्वाइन। हम खोज रहे हैं दादा का नाम, सिर्फ दादा, ये ग्रांड पेरेंट, हमें रिपोर्ट निकलनी है ग्रांड पेरेंट की, ठीक है, मतलब कि ये मुझे रिपोर्ट चाहिए, ये चाहिए। तो ए हम, डॉट चाइल्ड इक्वल टू बी डॉट पेरेंट, है ना, मतलब बी का पेरेंट, बी का हाँ, पेरेंट कहाँ मिलेगा अपन को? तो बी डॉट, अरे भाई अच्छा 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 अच्छा। एक ही देखो, ध्यान दो, ध्यान नहीं दोगे तो ये कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, ये सर्वे नाम का एक टेबल है, ठीक है, ये सर्वे नाम का हमने क्या किया कि चाइल्ड और पेरेंट जैसे दो दिए हुए हैं, ठीक है, हमने इसको खुद पे ज्वाइन करा दिया, ठीक है, खुद पे ज्वाइन करा दिया, लेकिन हमने उस पे ज्वाइन कराया जो पेरेंट जो है, जो खुद भी चाइल्ड है, समझे, वैसे पेरेंट जो खुद भी चाइल्ड हैं किसी के, ठीक है, तो उसका हमें डिटेल चाहिए, तो वैसा पेरेंट जो खुद भी चाइल्ड है ना, और उस चाइल्ड के बाप का नाम हमें चाहिए, ठीक है। तो वैसा पेरेंट, ठीक है, ए डॉट चाइल्ड, सॉरी, बी डॉट पेरेंट इक्वल टू ए डॉट चाइल्ड, वैसा पेरेंट जो खुद भी बच्चा है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं ना, ए डॉट पेरेंट इक्वल टू बी डॉट चाइल्ड, ए डॉट पेरेंट इक्वल टू बी बी डॉट डॉट चाइल्ड, चाइल्ड, ये भी हाँ, तो कर इसको सकते हो। उसमें फिर तुम ये लोगे, फिर तुम पेरेंट को ये मान लोगे, कोई भी ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, फेयर एनफ। मैंने तो ये समझने के लिए लिखा है जस्ट। फिर भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब इसमें कैसे हाँ, थोड़ा दादा ए ट्विस्टिंग डॉट। है, समझे, थोड़ा ट्विस्टिंग है, इसको करना पड़ेगा, इसको हैंड्स ऑन करोगे तो समझोगे, मतलब कि समझे, इसको जो पेरेंट जो है, हमने पेरेंट और चाइल्ड पर ज्वाइन मार दिया, समझो, इन शॉर्ट समझो कि हमने पेरेंट और चाइल्ड पर ज्वाइन मार दिया। और एक्सेस किसको करेंगे, तो एक्सेस हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, एक्सेस हम लोग इसको करेंगे, यानी हम लोग बी डॉट पेरेंट को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट में हमारा आएगा बी डॉट पेरेंट,
एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, फिर से समझो। अच्छा समझ में आ गया, मतलब सीधी बात ये है कि ये वाली रो और ये वाली रो में जहाँ मैच हो रहा है वो है। हाँ, एक तरह से मान लो ये दो कॉलम को मैच कर रहे हैं। दो कॉलम को मैच कर रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, इसको एक बार कर लेते हैं। तो क्रिएट टेबल लेफ्ट ज्वाइन डीबी, एक ही टेबल है ना, डॉट सर्वे, ठीक है। हमारा क्या आया, चाइल्ड, ठीक है, और चाइल्ड हो गया इंटीजर, पेरेंट हो गया हमारा इंटीजर, ठीक है, ठीक है। अब हमारा इंसर्ट इनटू लेफ्ट ज्वाइन सर्वे वैल्यूज हमें क्या इंसर्ट करना है, वन 110 टू 10, 110, ठीक है, हमारा हो गया 210, 110 210, 10 20 20 30, 10 20 20 30। ये मैं सामने ही बनाता हूँ सारे चीजें, ताकि ताकि सब कुछ क्लियर रहे कि कैसे कैसे चलता है, ठीक है। 5 11 11 12 12 13, 5 11 11 12 12 13, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक, सबको सेलेक्ट किया हमने, रन कर दिया, क्या हो गया, ठीक हो गया। ओ, इसको ओ, कट किया हमने और इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है। और अब हम लिखने जा रहे हैं क्वेरी। इस क्वेरी में एक चीज मेरी छूट गई थी, यहाँ पर बी डॉट जब पेरेंट आएंगे तो हमें मल्टीपल वो प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी लगेगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट भी लगेगा, देख लेते हैं डिस्टिंक्ट की जरूरत पड़ रही है कि नहीं, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम, अरे यार क्या, लेफ्ट ज्वाइन डीबी डॉट सर्वे, ठीक है। सर समझ में आया, हमने सेलेक्ट फ्रॉम किया सर्वे से, ठीक है। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन सेम टेबल बी, ठीक है, किस पर, ऑन, किस पर करना में, ए डॉट चाइल्ड इक्वल टू बी डॉट पेरेंट, ठीक है। और हम एक्सेस किसको कर रहे हैं, बी डॉट पेरेंट को एक्सेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें दादा का एज चाहिए, ठीक है। हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, बी डॉट पेरेंट को, ठीक है। हमें हमें यही चाहिए ना जी, 20 चाहिए ना, 20 चाहिए, 11 चाहिए, 12 चाहिए, यही चाहिए ना। तो ये तो पेरेंट है, ठीक है। और पेरेंट हम किससे, बी डॉट पेरेंट पर ज्वाइन मार रहे हैं, तो बी डॉट पेरेंट ही एक्सेस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 10 10 20 11 12, तो 10 10 अगर हमारा दो बार आ रहा है, क्यों दो बार आ रहा है, क्योंकि एक का भी पेरेंट 10 है, दो का भी पेरेंट 10 है। तो इनर ज्वाइन इसको जब मैपिंग करेगा तो जानते ही हो दो बार करेगा मैपिंग, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्टिंक्ट लगाए, ठीक है। अब ये आ गया एज ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, एज ग्रांड पेरेंट, ठीक है। 10 20 11 12 यही था, 20 30 12 13, क्यों 10 क्यों दे रहा है, लेट मी चेक, लेट मी चेक क्या गड़बड़ी हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। 110 110 10 20, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, आना चाहिए हमारा 12 13 30
20 20 30 12 13 ये आना चाहिए। नहीं, हाँ, ए डॉट पेरेंट करेंगे क्योंकि ए का पेरेंट हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बी डॉट पेरेंट नहीं करेंगे, यहाँ ए डॉट पेरेंट करेंगे। ठीक है, आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि हमें ए का पेरेंट चाहिए। ठीक है, हम पहली टेबल से पेरेंट उठा रहे हैं, ये दूसरी टेबल से अगर पेरेंट उठाएंगे तो वो एज अ चाइल्ड काम कर रहा है। ठीक है, वो एज अ हायरार्की नहीं उठाएगा, तो हमें ए डॉट पेरेंट करना पड़ेगा। ए ए डॉट पेरेंट इक्वल टू बी डॉट पेरेंट उठाएंगे ना? नहीं नहीं, यहाँ पर ए डॉट पेरेंट इक्वल टू बी डॉट पेरेंट कैसे करोगे, देखते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। देखना एक बार। ठीक है, 10 20 30 ये सारे पेरेंट के नाम दे देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में पेरेंट पेरेंट पर तुम ज्वाइन मार रहे हो ना, तो एक एक का चाइल्ड दूसरे का पेरेंट। ठीक है, और इस टेबल से हम लोग पेरेंट को उठाएंगे, पहले टेबल से हम लोग जो पेरेंट उठाएंगे वो होगा हमारा मैपिंग। तो 20 30 12 ये जब करोगे ना, जब खुद से करोगे ना, मैं जब सवाल दूंगा तो खुद से करोगे ना, तो ये समझ में आएगा। ये चीज जो है ना, थोड़ा सा माइंड ट्विस्टिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड, ये समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, ये आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये जब तक करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा ये। ठीक है, अभी मैं भी गड़बड़ किया ना, ये बी डॉट पेरेंट ए डॉट पेरेंट, ये थोड़ा सा माइंड ट्विस्टिंग है, तो ये जब करोगे ना तो खुद ब खुद ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये वैसे ये इंटरव्यू मुझे क्वेश्चन अभी ही है। मुझे अभी अभी भी मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। अगर मुझे पेरेंट चाइल्ड बाहर निकालना है तो एक टेबल दिखाओ, फिर मैं टेबल में पूछूंगा, ये है। मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। हम्म, टेबल दिखाओ। बोलो, ये टेबल है। ये टेबल है, ठीक है, टेबल है, ठीक है। अब मैं मान लो मैं इसको विजुलाइज करता हूँ, दो टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो ए का जो चाइल्ड होगा, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू उठाएगा, ठीक है, हाँ, वो बी का पेरेंट होगा। अच्छा, हाँ ठीक है, आ गया। नहीं ना, एक का जो मुझे चाइल्ड होगा वो बी का पेरेंट है ऑलरेडी, लेकिन वो रिलेशन काफी नहीं है दादा दादा और पोता कहने में। वो तब होगा जब ए का जो पेरेंट है, ए का जो पेरेंट है बी का चाइल्ड है, समझे, पहले का वो चाइल्ड हो और उसका भी एक पेरेंट हो उसमें। समझ गए मेरी बात? अब देखो, अब देखो। अच्छा अच्छा, इसलिए बी डॉट पेरेंट ही है। हाँ, ठीक है। इसलिए बी डॉट पेरेंट आएगा, समझ गए। अगर मान लो कि अगर मान लो कि हमारा ये चीज हायरार्की निकालने के लिए सबसे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ, एग्जांपल लेके चलो, मान लो 10 का पेरेंट 2 है, एग्जांपल लेको 10 का पेरेंट 20 है, हम्म, 20 का पेरेंट 30 है, तो ये हाँ 30 दिखाएगा यहाँ पे, है ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट, तो 20 एक दिखाएगा। मतलब हमें अल्टीमेटली सेकंड कॉलम की वैल्यू निकालनी है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक वो लगा, बिल्कुल सही, मतलब सही मैं समझ। समझा, मतलब ये है कि जैसे सिलेक्ट वाला छोड़ दो, वो निकाल रहा है ए डॉट चाइल्ड। ए डॉट चाइल्ड है ना, ए डॉट पेरेंट है, ए डॉट चाइल्ड है, ए ए का डॉट, चाइल्ड, ए का चाइल्ड यानी कि मान लो यहाँ से कोई वैल्यू निकली 2, 2 का हाँ, पेरेंट, और बी का पेरेंट, पेरेंट यानी कि उसी का पेरेंट, यानी कि 10 इसका 10, कोई पेरेंट होगा, तो 2 का पेरेंट हो गया मान लो 10, हाँ, और 10 का भी पेरेंट निकालना है, 10 तो का भी इसी पेरेंट इसी निकालना कॉलम है, में तो हमें उसकी कहीं वैल्यू, अल्टीमेटली 10 का पेरेंट निकालना है, समझ गए। तो यहाँ ठीक है, तो मतलब 10 फिर यहाँ भी होगा और फिर यहाँ भी होगा, फिर उसका यहाँ होगा, है ना? हाँ, लेकिन 10 10 हमको प्रिंट 10 से मतलब नहीं है ना, मुझे प्रिंट मतलब है 20 से, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट यही है। समझे मेरी मेरा बात? मतलब ये है कि अगर अगर ये 10 होता तो फिर ये 10 पहली टेबल में भी होता और उसका पेरेंट दूसरी टेबल में होता, हाँ, है ना? मतलब कि कहने का मतलब कि अगर मान लो कि ये 30 है, ठीक है, तो इसका जो चाइल्ड होगा वो वो उसका चाइल्ड जो होगा वो भी टेबल में होगा, एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब मैं बता रहा हायरार्की। हूँ, अगर ये 30 है, इसका एक 30 मिनट, है, तो इसका चाइल्ड इसमें होगा और उसका चाइल्ड फर्स्ट वाली टेबल में, फर्स्ट वाले कॉलम में होगा। एग्जाम्पल लेके चलो, मान लेते हैं 1, मान लेते हैं, ठीक है। 1 का पेरेंट मान लो 10 है, और 10 का हाँ 10 फिर, लेकिन 10 यहाँ भी होगा फर्स्ट में, और 10 का पेरेंट यहाँ होगा कोई 20, यही है ना? हाँ, तो पेरेंट मतलब कि हमें ग्रैंड पेरेंट से मतलब है, तो पेरेंट मतलब कि हमें एक 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 पूरा हायरार्की से तो हम मतलब है। हमें हमें हम इसमें क्या निकालते हैं? मतलब सेल्फ ज्वाइन के जरिए सिर्फ ग्रैंड पेरेंट ही निकालते हैं या और हाँ, कुछ भी ग्रैंड पेरेंट निकालते ही हैं? निकालते, सेल्फ ज्वाइन का मतलब ही हुआ हायरार्की निकालना, हमें हायरार्की निकालना है। हालांकि मतलब ग्रैंड पेरेंट या उससे आगे भी जा सकते हैं।
आगे आगे गए ना, फिर 20 का 30 निकाले ना, तो 30 भी है ना, 30 भी निकाले ना, 30 भी हुआ अपना ग्रैंड पेरेंट। अब इसका भी फिर निकालना है तो इसमें भी फिर वो करो, ल- ग्रेट ग्रैंड अच्छा, पेरेंट कितने निकालना है, ग्रैंड ग्रेट पेरेंट है? ग्रेट निकालना है। जितने, मतलब ग्रैंड पेरेंट से स्टार्ट होकर जितने आगे होंगे सब आएंगे इसमें, है हाँ ना? लेकिन फिर उसमें उसमें ना, हाँ वो आगे सब आएंगे। नहीं नहीं, इसमें सिर्फ ग्रैंड पेरेंट पर एक ही कंडीशन डाला है ना मैंने, तो ग्रैंड पेरेंट तक रुक जाएगा। अगर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट मारना अच्छा है अच्छा तो अच्छा। और मारेंगे एक कंडीशन। अगर मुझे ग्रेट पेरेंट निकालना हो तो फिर मैं लगाऊंगा हाँ इसको सेलेक्ट बी इसको डॉट मारेंगे पेरेंट। हाँ इसको मारेंगे इनर इसको जॉइन में। इसको एलियस ले लेंगे ना इसको? हाँ और अच्छा, इसको कंडीशन इनर डालना जॉइन में पड़ेगा, मारेंगे। एंड करके और कंडीशन डालना पड़ेगा, समझे? और कंडीशन डालना पड़ेगा इसमें, अगर ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट निकालना है तो, समझे? तो अभी अभी सिर्फ ग्रैंड पेरेंट वो निकालना है जो जो ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है? तो ये वो निकल रहा है। थोड़ा सा इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा तो थोड़ा विचार करोगे, ठीक है? ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है? जब जब खुद से बनाओगे ना तो थोड़ा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया ना क्या हम्म। है ना? चलो गया फिर। ठीक है। चलो अब गया। दूसरा देखते हैं, ये सेल्फ ज्वाइन खत्म हो गया, ठीक है? अब सेल्फ ज्वाइन में यही है बस, इसी में थोड़ा थोड़ा मैं एग्जांपल दूंगा, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है? वो मैं उसमें दूंगा, टास्क में दूंगा, तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। जब बनाओगे ना वो हायरार्की, तो क्लियर हो जाएगा, करके देखना तो खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मेरे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब देखते ठीक हैं है, ठीक है। इनर ज्वाइन थ्रू वेयर क्लॉज। तो जानते हो ये कुछ नहीं है, हमने जैसे इनर ज्वाइन दिया, इसको मैंने ये क्लॉज हटा दिया, ठीक है? और मैंने इसको कॉमा दे दिया। कल मैंने क्रॉस ज्वाइन बताया था ना, फ्रॉम टेबल ए टेबल बी हम्म कॉमा देके, और यहाँ ऑन हम्म हटा दो, हम्म। बस यही है इनर ज्वाइन थ्रू वेयर क्लॉज, ठीक है? यहाँ पर वेयर डाल दो, ऑन की नहीं, जगह इनर वेयर। जॉइन थ्रू वेयर क्लॉज कैसे हुआ ये? हो गया ना वेयर क्लॉज, इनर ज्वाइन थ्रू वेयर क्लॉज, लेफ्ट जॉइन है ना ये तो? हो तो अच्छा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये इनर लेफ्ट जॉइन ज्वाइन लगाया डीबी कहाँ है, है इसमें? अच्छा, लेफ्ट ज्वाइन कॉमा कॉमा, डीबी है, अच्छा 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 अच्छा। ये मैंने ठीक कॉमा है, दिया है। कॉमा लगा के। कल बताया नहीं था, सेलेक्ट ठीक। स्टार फ्रॉम ए कॉमा हाँ बी, हाँ। है ना? वही ठीक है किया है ना, ठीक है और ठीक बाद में वेयर डाल दिया है। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम डाल रहे थे इनर ज्वाइन, अभी हम लोग डाल रहे थे इनर ज्वाइन, ठीक है? इनर ज्वाइन करके डाल रहे थे ना ये, इनर ज्वाइन लेफ्ट सर्वी सर्वे ऑन, ठीक है? लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो क्रॉस ज्वाइन वाला फॉर्मेट में इसको डाल दिए, ठीक है? इसको क्रॉस ज्वाइन वाले फॉर्मेट में हमने डाल दिया। ये हुआ टेबल ए, ये हुआ टेबल बी, और वेयर लगा दिया, वेयर ए डॉट। बस यही लिखने का एक तरीका है, लेकिन इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ो, क्योंकि इनर ज्वाइन वाला ही अप्रोच फॉलो करो, वही ज़्यादा अच्छा है। इस ठीक है। चक्कर में ना पढ़ो, ये बस जानकारी के लिए है कि इसको नेचुरल ज्वाइन बोलते हैं, कहीं कहीं इसको नेचुरल ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है? तो इनर ज्वाइन यूजिंग में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं अगर तुम देखो कि टेबल में ऐसे वेयर ए डॉट समथिंग इक्वल टू बी डॉट समथिंग लिखा है, तो वो एक्चुअल में इनर ज्वाइन ही है, ठीक है? ये एक्चुअल में अगर ऐसा लिखा हो ना, फ्रॉम दो टेबल, फ्रॉम टेबल ए टेबल बी वेयर इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि ये इनर ज्वाइन, ठीक है? मतलब कंफ्यूज ठीक ना है। होना, इनर ज्वाइन ही है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बस ये खत्म हो गया ज्वाइन। समझ में आया ना ये? हम्म। अगर कुछ है हाँ, तो समझ में आया। पूछ लो, नहीं तो फिर हडूप चालू करते हैं। हाँ, अडोबी चालू करो, है वो ना? तो क्वेश्चन होंगे तभी समझ में आएगा, वो भी जितना आया उतना आया। हाँ मैं दो तीन क्वेश्चन दूंगा इस पर, ठीक है? इस पर वैसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना इतना इस सेल्फ ज्वाइन का यूज होता नहीं है फ्रीक्वेंटली, ठीक है? ये लेकिन जहाँ हायरार्की की जरूरत होती है ना, वहीं यूज होता है ये, ठीक है? जहाँ हायरार्की हो वहाँ ये यूज होता है, ठीक है? तो यूज केसेस का कम ही आता है, ठीक है? इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन लेकिन ये चूंकि इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है? ये बनाने को दे देगा इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सेल्फ ज्वाइन का, ठीक है? तो कल से ग्रुप बाई और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पहले चालू करेंगे, ग्रुप बाई के बाद हैविंग भी तो है यार, हैविंग भी है, फिर डालेंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, हम्म। ठीक है? तो ठीक इस है। पर मैं दे दूंगा क्वेश्चंस, और अब चालू करते हैं हम लोग हडूप। 10-15 मिनट देख लेते हैं हडूप।
ठीक है, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, एक हम्म, क्विक रिकैप पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो हडूप क्या है? क्या मैंने बताया था कि हडूप क्या है? हडूप एक स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, ठीक है, क्या है? स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, जो कि बहुत ही सस्ता है। ठीक है, ओपन सोर्स है। ठीक है, लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करता है। ठीक है, और हमारे जितने भी डेटा समस्या, वॉल्यूम, वैरायटी, ये और वेलोसिटी के इश्यूज हैं, है ना, जितने टाइप के, जितना फाइल फाइल जो ह्यूमंगस अमाउंट में आ रही है, या फिर हमें हमें अलग अलग तरीके की फाइल आ रही है, या फिर हमें स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये तीनों केस को सॉल्व करता है हमारा हडूप। ठीक है, तो हाडूप इस क्यों कैसे सॉल्व करता है? एक तो इसका स्टोरेज बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरेज के मामले में ये इनफाइनाइट है, मतलब कि हम लोग इसको चाइनीज माल भी यूज़ करके हम लोग इसको चला सकते हैं, है ना। ये इसका इसका जो स्टोरेज एरिया होता है, स्टोरेज एरिया में हम लोग सस्ती मशीनें डालकर हम लोग काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेप्लिकेशन फैक्टर इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा रेप्लिकेट करता है चीज़ों को। ठीक है, कि रेप्लिकेशन की वजह से अगर एक मशीन, अगर चाइनीज माल खराब भी हो जाए, मतलब कि व्हेन आई एम सेइंग चाइनीज माल, इट्स अ सस्ता हार्डवेयर। ठीक है, मतलब सस्ती चीज़ है। तो अगर मान लो कि एक मशीन तुम्हारा खराब भी हो जाए, लेट मी विजुअलाइज दिस टू यू। ठीक है, लेट मी विजुअलाइज दिस टू यू। जैसे हमारा डेटा जो है वो HDFS पे स्टोर होता है। व्हाट इज HDFS? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, तो HDFS में क्या है? हमारा बहुत सारे मशीन्स होते हैं, हम जितने चाहे उतने मशीन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितने चाहे उतने। और ये सब क्या होते हैं? सस्ते मशीन होते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमोडिटी हार्डवेयर, लेमन टर्म में चाइनीज माल। ठीक है, ठीक है, चाइनीज चाइनीज आइटम। चाइनीज होता नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग लेमन टर्म्स में इसको बोल देते हैं। तो कॉमोडिटी हार्डवेयर वैसा हार्डवेयर नहीं होता है जैसा आप समझ रहे हो अपना सिस्टम। ये ये लेकिन ये जो कंपेरेटिवली जो आजकल मिलते हैं उनसे सस्ते होते हैं। ठीक है, इनके क्रैश होने का डर रहता है, लेकिन चूंकि सस्ते होते हैं, तो क्या होते हैं, हम एक की जगह, जहां पर हम एक महंगा खरीदेंगे, हम 50 सस्ते खरीद लेते हैं। ठीक है, अब क्या किया कि 50 सस्ता खरीदा, हमने हमने रेप्लिकेशन फैक्टर को डाला 5 या 3, तो ये हमारा डेटा जो है मल्टीपल जगह सेव हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो कि इन फ्यूचर अगर ये मान लो कि क्रैश कर गया मशीन, ठीक है, एक साथ 3 मशीन क्रैश कर गए, ऐसा तो नहीं है कि सारे मशीन क्रैश कर जाएंगे, तो हम अपना डेटा इधर से ले लेंगे, इधर से ले लेंगे, इधर से ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे, और फिर इन मशीन को रिप्लेस कर देंगे, चाहे बनवा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा। तो सस्ते में काम निपट निपट जाता है हमारा। जो चीज़ जो चीज़ पहले मान लो कि $1000 में होता था हमारा, आज वो चीज़ हमारा $200 में निपट जाता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है, तो हडूप यही है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, क्लियर क्लियर। ठीक है, तो मैंने बताया था हडूप डॉग कटिंग बनाया था। ठीक है, और माइक कैफरेला 2005 में हडूप को कॉन्सेप्ट रखा था। ठीक है, बना था। ये एक्चुअल में नच सर्च प्रोसेसिंग इंजन एक प्रोजेक्ट बन रहा था, उसके ऊपर इन लोगों ने बनाया। ये लोग बहुत तगड़े जावा डेवलपर थे, इन लोगों ने ही बनाया था हडूप को। तो डग जो था, उस समय याहू पे काम कर रहे थे। ठीक है, जो कि अभी क्लाउडेरा के चीफ आर्किटेक्ट है। क्लाउडेरा एक बहुत बड़ा हडूप का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत बड़ा हडूप का प्लेटफॉर्म है। अब तो क्लाउडेरा भी खैर बिक गया, उसको हॉटन वर्क्स ने शायद खरीद लिया, या फिर किसी और ने खरीद लिया, है ना। तो क्लाउडेरा भी बिक ही गया है। तो चीफ आर्किटेक्ट अभी क्लाउडेरा के, एंड हिज नेम दिस प्रोडक्ट, उसने अपने बेटे का एक हाथी का खिलौना था हडूप।
ठीक है, उसके नाम पर रखा था। एक छोटा खिलौना था जो कि हाथी का बच्चा था, हाथी का बच्चा का जिसका हडूप मतलब हाथी का बच्चा ही होता है, ठीक है, एलिफेंट बेबी को हडूप बोलते हैं, तो उसके खिलौने के नाम पर रखा था। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ, अभी ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हमारा जो माई सीक्वल या ओरेकल है ना, या तो माई सीक्वल है, ओरेकल है, सीक्वल सर्वर है, सीक्वल सर्वर, ये सारे क्या है, या फिर हो गया हमारा कोई कोई एक और पोस्ट ग्रे सीक्वल है, ठीक है, पोस्ट ग्रे सीक्वल है, ये सब क्या है, इनको क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं आरडीबीएमएस, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है, जैसे ये हमारा है ओरेकल या माई सीक्वल इंजन, ओरेकल और माई सीक्वल इंजन, ठीक है, मतलब बेसिकली आरडीबीएमएस इंजन, ठीक है, आरडीबीएस में बीएमएस इंजन, ये मेन इंजन है, और ये जो है वो कनेक्टेड विथ स्मॉल नोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो क्या होता था कि जब भी हम कोई कंप्यूटेशन भेजते थे, ठीक है, तो डेटा क्या होता था, मान लो कि यहाँ कुछ डेटा है, यहाँ कुछ डेटा है, यहाँ कुछ डेटा है, यहाँ कुछ डेटा, ठीक है, तो हमें जैसे हमने कोई कंपटीशन किया, कंप्यूटेशन किया, सेलेक्ट ए प्लस बी फ्रॉम टेबल, ठीक है, मान लो कि हमने किया, या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, मान लो कि ए प्लस बी किया, सेलेक्ट छोड़ो, ए प्लस बी किया, तो ए प्लस बी के लिए क्या करता था, ओरेकल पहले इसको कांटेक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ से एक डेटा जैसे आया यहाँ, ठीक है, फिर दूसरा डेटा आया यहाँ, तीसरा डेटा आया यहाँ, ठीक है, फिर इस नोड से डेटा आया यहाँ, 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 और साथ साथ ये साथ साथ क्या होता था, ये साथ साथ प्रोसेस भी होता, ठीक है, पहला डेटा आया और ये ए प्लस बी प्रोसेस होकर हमारा समथिंग रिजल्ट बना, दूसरा डेटा आया, ए प्लस बी हमारा समथिंग होके रिजल्ट, समथिंग होके रिजल्ट, इसी तरह एंड सो ऑन, और फिर फाइनल एग्रीगेशन एक होता था, तो हमारा रिजल्ट फिर क्लाइंट को वापस आता था। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्लाइंट को वापस हाँ आता आ था, रहा है। ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हम्म। इसमें हमने एक एक डेटा को उठाया और यहाँ ओरेकल इंजन में डाला, ठीक है, ओरेकल इंजन में डाला और उसको प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, तो हमारा मेनली डेटा मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, डेटा एक एक करके मूव हो रहा है फ्रॉम डेटा नोड, हम्म। फ्रॉम डेटा नोड टू ओरेकल इंजन। डेटा नोड उस समय भी होता था भाई, ठीक है, डेटा नोड उस समय भी होता था, ठीक है, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो डेटा नोड उस समय भी होता था, ठीक है, रैक्स होते थे, उस पर रैक्स पे डेटा नोड होते थे, ठीक है, तो डेटा नोड उस समय भी होता था और ये डेटा को भेजता था और ओरेकल इंजन उसको प्रोसेस करता था और फिर हमें रिजल्ट मिलता था, फाइनल रिजल्ट। लेकिन इसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है बहुत ज्यादा होता था मेन, ठीक, ठीक है, तो इस पर क्या होता था, लोड बढ़ता था इंजन पे, ठीक है, दूसरा प्रोसेसिंग स्लो होता था, हम्म। जब लोड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग स्लो ही होगा, ठीक है, इस कमी को दूर किया हम्म। हडूप ने। अब देखो हडूप का सेटअप क्या होता है, ठीक है, ये हमारा है नेम नोड, ठीक है, यहाँ है हमारा डेटा नोड, यहाँ है हमारा डेटा नोड, यहाँ है हमारा डेटा, ठीक है, यहाँ एक होता है जॉब ट्रैकर नेम नोड में, और यहाँ होता है टास्क ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, ये डेमोस कहलाते हैं, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जॉब ट्रैकर क्या करता है, जो भी हमारा लॉजिक है ए प्लस बी जैसे, ठीक है, ए प्लस बी जैसे, तो ये क्या किया, इस कोड को रादर देन डेटा को मूव करने के इस कोड को सब में बांट दिया, ठीक है, तो अब जो कोड है
इस मशीन पर चल गया a प्लस बी, इस मशीन पर चल गया a प्लस बी, इस मशीन पे चल गया a प्लस। अब ये मशीन जो है इंडिविजुअल प्रोसेसिंग करेगा। जैसे मान लो कि ये रिजल्ट दिया 5, ये रिजल्ट दिया 3, ये रिजल्ट दिया 2, और फिर फाइनल एग्रीगेशन जो होगा वो आके यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल एग्रीगेशन होगा 5 प्लस 3 प्लस, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10, और ये हमारा रिजल्ट। समझ में आया? यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ डेटा मूव हो रहा था, हर एक डेटा को रीड कर रहा था, है ना, ए को रीड किया, फिर बी को रीड किया, और एक एक लाइन करके रिजल्ट किया, और फिर फाइनल एग्रीगेशन हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोड को ही मूव कर दिया और मशीन को भेज दिया। मशीन यहाँ, मशीन को कैसे भेजेगा वो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे भेज रहा है। ठीक है, यहाँ पर भेजा, यहाँ पर एक इनका अपना टास्क लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर जावा, इसको जेवीएम बोलते हैं, यहाँ जेवीएम बना होता है। ये जेवीएम इसके टास्क को रिसीव करता है, जावा वर्चुअल मशीन टास्क को रिसीव करता है, और फिर टास्क को असाइन कर देता है कोर्स में, और फिर यहाँ अपना ये प्रोसेसिंग रन होता है। ये हर मशीन पे होता है, और जब मशीन पे रन होके जो फाइनल एग्रीगेशन जाके वहाँ जॉब ट्रैकर को दे देता है कि ये भाई हमारा ये हो गया, अब जाके तू दे दे, तो फिर फाइनल एग्रीगेशन जो होगा वो रिड्यूस होके चला जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? हाँ, तो ये क्या एक तरह किया, से एक छोटा सा एग्जीक्यूशन क्रिएट कर देता है, बार हाँ बार ये चीजें मूव नहीं पैरेलल करनी पड़ती। प्रोसेसिंग कर दिया। क्या किया, ये हाँ, पैरेलल प्रोसेसिंग कर ये तो उसमें भी होता है ना, पाइपलाइनिंग में जो अपन करते हैं वही दिया। है। पाइपलाइनिंग में CI/CD में भी तो यही करते हैं, वो छोटे छोटे कंटेनर बना देता है ऐसे कुछ। किस में, किस में? नॉर्मली डिप्लॉयमेंट में तो यही तो करता है, मतलब वो एक पाइपलाइन से बना देता है। पाइपलाइन अरे वही तो तो होती है कि पाइपलाइन में छोटे छोटे बनाएगा तो पूरे किस पे एग्जीक्यूशन। बनाएगा, मान लो कि पाइपलाइन, नहीं नहीं, पाइपलाइन तो सीक्वेंशियल ऑर्डर हो गया ना। पाइपलाइन मतलब क्या हुआ, सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं हो गया नहीं, जो मतलब। CI/CD डिप्लॉयमेंट में यही तो करते हैं, वो डिप्लॉयमेंट में छोटे छोटे वो बना देता है, नहीं वो मैं तो एक बताता हूँ, इंडिविजुअल एंटिटी में। मैं बताता हूँ क्या करता है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे टास्क ए है, ठीक है, ये कनेक्टेड है टास्क बी से, ये कनेक्टेड है टास्क सी से, ये कनेक्टेड है टास्क बी से। तो CI/CD में क्या होता है कि तुम डायरेक्ट बी रन नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड, डायरेक्ट बी को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही रन होगा। मतलब पहले टास्क ए रन होगा, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन टास्क बी रन होगा, फिर उसके ऑन सक्सेसफुल टास्क सी रन होगा। एक भी अगर क्रैश करता है तो तुम्हारा पूरा जॉब अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा CI/CD अब अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है, दैट इज नॉट अ पैरेलल ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक पैरेलल प्रोसेसिंग है, ये अलग चीज है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग है। प्रोसेस होने का मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, ये अपना इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। ये मशीन ही तो है, डेटा नोड क्या है, ये एक मशीन है, दिस इज नॉट एन स्टोरेज, दिस इज अ मशीन। प्रॉपर ये मशीन है, कंप्यूटर है, इसको कंप्यूटर बोलो। ये डेटा नोड एक कंप्यूटर है जो कि स्टोरेज रखता है, जैसे तुम्हारा लैपटॉप है। ठीक है, ये लैपटॉप है, 1 टेराबाइट का मान लो कि डेटा नोड है, यहाँ 1 टेराबाइट का है। ठीक है, तो इसने इसने 1 टेराबाइट है और 16 GB रैम है जैसे। ठीक है, ठीक। क्यों? आ रही मेरी बात? हाँ आ हाँ, रही अरे है? अरे। हाँ, तो ये पर ये जो नोड है ना, डेटा नोड, डेटा नोड हो चाहे नेम नोड हो, ये सारे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये मशीन है, मशीन मतलब कंप्यूटर ही हुआ ना। तो इनका अपना रैम होगा और इनके अपने हार्ड डिस्क होगी, हर हर कंप्यूटर की। और प्रोसेसिंग CPU अपना कुछ कैपेसिटी का होगा। ठीक है, जैसे 1 GHz का हुआ, जितना भी हुआ, अच्छे अच्छे का होता है। कम्युनिटी मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारा पर्सनल लैपटॉप जैसा, नहीं, उससे कहीं गुना फास्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग यहाँ होगी, तो पैरेलली प्रोसेसिंग होगी ना, कहने का मतलब सिर्फ कंप्यूटेशन मूव हो रहा है ना। तो जब कंप्यूटेशन मूव हो रहा है तो पैरेलल प्रोसेसिंग ही चलाएगा, यही फायदा होता है, और कोई फायदा नहीं। RDBMS में सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता था, इसमें पैरेलल ऑर्डर में होता है, यही ये बोल रहा है। तो समझ में आया ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि ये थोड़ा मोर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये कमांड्स तो मैं बता ही दूंगा। अच्छा, स्केलेबिलिटी मैंने बता दिया है, कितने भी मशीन ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये नेम नोड है, जैसे ये नेम नोड है हमारा, ये है डेटा नोड, ये है डेटा नोड, ये है डेटा नोड, 3 डेटा नोड जैसे है। तो हम चाहें तो उसको कल हो के, ऐसा नहीं है कि इसी तीनों डेटा नोड पे हम काम कर रहे हैं, चाहो तो और भी जोड़ सकते हो, और भी जोड़ सकते हो, और भी जोड़ सकते हो, जितना खरीद के जोड़ लो, एन नंबर ऑफ डेटा नोड जोड़ लो, है ना, जो तुम्हारी मर्जी, जितना जितना सेफ रहो उतना अच्छा, है ना। कंपनीज कंपनीज जो रिलाई करती है वो डेटा नोड भी अच्छे ही रखती है, ऐसा नहीं है। जो कंपनी अमीर होती है ना वो डेटा नोड भी बढ़िया रखती है। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, समझ गए, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अच्छा, अब इसके डेटा नोट ज्यादा होने से हमारा फेलियर भी बच गया, है कि नहीं, हमारा जॉब फेलियर भी, हमारा डेटा फेलियर भी बच गया, डेटा लॉस होने से भी बच गया। मान लो कि ये फेल कर गया, तो भाई रेप्लिकेशन हम तो जानते हैं कि हमारा डेटा 3 जगह रेप्लिकेटेड है, बताया था मैंने कि रेप्लिकेशन फैक्टर कितने होते हैं बाय डिफॉल्ट इंडस्ट्री में, 3। ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3 होते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमारा 3 होता है, मतलब कि जो हमारे पूरे इंडस्ट्री में सर्वमान्य है वो 3 है। रेप्लिकेशन मतलब 3 जगह कॉपी होगी, एक डेटा का ब्लॉक जो है वो 3 जगह कॉपी होगा। ठीक है, तो 3 जगह कॉपी, मान लो कि एक सर्वर क्रैश कर गया तो 2 जगह, और 2 जगह से हम लोग रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब 3 जगह रेप्लिकेट करेंगे। हाँ देखो, मतलब कहने का मतलब बताता हूँ, 3 एक्स्ट्रा होंगे या 2 एक्स्ट्रा होंगे, एक मेन होगा? मैं बताता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ एक बार। देख, हमारा फाइल है, ठीक है, ये फाइल है, मान लो कि ये फाइल है हमारा 100 MB का, ठीक है, 100 MB का। तो हडूप जो है, हडूप जो है 1.0 की भी मैं बात कर रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट इसका ब्लॉक साइज होता है 64 MB। ठीक है, अब व्हाट इज ब्लॉक्स, ठीक है, तो ब्लॉक्स क्या है, तो ब्लॉक्स चंक्स को बोलते हैं, ब्लॉक्स मतलब चंक्स, ब्लॉक्स मतलब चंक्स। ठीक है, पीसेस, जिसको पीसेस भी बोलते हो, टुकड़े। ठीक है, टुकड़े हैं, तो क्या किया, इसी फाइल को ये काट काट के टुकड़े में बांट दिया। ठीक है, डायरेक्ट फाइल से कभी भी नहीं करेगा हाडूप, टुकड़े में बांट दिया। तो भाई टुकड़े को बांटने में कोई कोई पैरामीटर होना चाहिए ना, कि क्या टुकड़े में बांटेगा, कितने टुकड़ों में बांटेगा, कैसे बांटेगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बांट दिया, ऐसा नहीं है ना। तो एक स्टैंडर्ड जो चीज है, तो हडूप स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज परमिट करता है हडूप 1.0 64 MB। इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हो अपने अनुसार, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये 64 MB होता है। ठीक है, तो हम क्या किए कि ये फाइल कितने MB का है, 100 MB का। तो हमने क्या किया, 100 MB को ब्लॉक साइज में तोड़ दिया। कितने ब्लॉक साइज में तोड़ दिया, तो इसको करने के लिए हमें 64 से भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है, 64 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो राउंड अबाउट हम लेते हैं, तो राउंड अबाउट हमारा 2 होगा, यानी एक एक फाइल साइज जो होगा वो होगा हमारा 64 MB का, और दूसरा फाइल साइज कितने का होगा, दूसरा 64 ही है ना ब्लॉक साइज? अरे 64 ब्लॉक दूसरा साइज है ये तो 2 ब्लॉक 100। में टूटेगा ना, 2 ब्लॉक में हाँ टूटेगा ना। 100.64 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक नियर राउंड 64, एक अबाउट 36, में इसको एक 2 एक कर दिए, 36, 36, तो 36 MB हो गया। 36। ठीक है, 36 MB हो गया। ठीक है, तो दो, इसी को बोलते हैं हम पार्टीशन या ब्लॉक या ब्लॉक्स या चंक्स। ठीक है, या पीसेस, कुछ भी बोल लो। ठीक है, कुछ भी बोल, कुछ भी बोल। ठीक है, चारों नाम में से कोई नाम पुकारा जा सकता है आगे चल के, लेकिन हम दो ही नाम यूज करेंगे, एक पार्टीशन दूसरा ब्लॉक्स, ये दोनों एक ही, सारे एक ही चीज है, पार्टीशन बोल लो ब्लॉक्स बोल लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो लॉजिक यहां तक समझ में आया कि हडूप जो है डायरेक्ट फाइल को सेव नहीं करेगा, उसको ब्लॉक्स में तोड़ेगा तब सेव करेगा। ठीक है,
ठीक है। ठीक तो अब हमारा ठीक एक है। हो गया 64 MB का, एक हो गया 36 MB। ठीक है। अब हडूप ठीक। बोलता है क्या कि अब इस पर एक एक लॉजिक अप्लाई करता है रेप्लिकेशन का। क्यों रेप्लिकेशन का? ताकि हमारा फेल ओवर हो तो उसको रिकवर कर सके। ठीक है। रेप्लिकेशन का लॉजिक लगाता है। क्या लगाता है? रेप्लिकेशन का लॉजिक। ठीक है। तो अब हमारा होता है कैसे सेव होगा, कैसे सेव होगा। तो हमने जैसे लिया 4 डेटा। ठीक है। 4 डेटा, 4 डेटा। ठीक है। अब कैसे सेव होगा? तो ये हडूप इंटरनली करता है। ठीक है। तो अब ये इसके अंडर ये हम कैसे सेव करेंगे, ये देखो। जैसे हमने एक लेमन टास्क में हम लोग समझ ले रहे हैं, वैसे तो ये हडूप अपने खुद ही करता है, लेकिन देख लेते हैं। अब हम इसको 64 और 36 ही बोलेंगे। ठीक है, ब्लॉक को। ठीक है। तो यहाँ एक ब्लॉक सेव हो गया, चाहे ब्लॉक ए ब्लॉक बी रख दो। ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो मान लो कि यहाँ हमारा ब्लॉक ए सेव हुआ, यहाँ ब्लॉक बी सेव हो गया, फिर यहाँ ब्लॉक ए सेव हो गया, और यहाँ मान लो कि हमारा बी सेव हो गया। ठीक है। उसके बाद चूंकि अब देखो, अब चूंकि रेप्लिकेशन फैक्टर हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में जो कंपनी यूज करती है वो 3 है। ठीक है। और हमारा ब्लॉक साइज कितने ब्लॉक्स हैं? तो 2 ब्लॉक्स हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होने चाहिए हडूप क्लस्टर पे, एसडीएफएस 6। में? 6 होने चाहिए। ठीक है। तो अब देखो कैसे होते हैं। पहला वाले में हमने ए सेव मतलब किया। 2 कॉपी और 1 मेन, 2 कॉपी और 1 मेन ऐसा? हाँ ये तीनों हाँ, कॉपीज है? जो भी बोल लो, तो रेप्लिकेट हो गया तो क्या कॉपी क्या मेन, वो सारे के सारे मेन ही है। अच्छा अच्छा। ठीक है। ए बी, ठीक है। ए बी। ठीक है। अब मान लो कि हम मेन लोग यहाँ मेन दे यहाँ पे देते ये हैं बी। अलग है, मेन यहाँ पे 100 अलग है। हाँ, 100 यहाँ पे अलग है वो, या फिर बस यही 6 है बस? नहीं 100 समझा कहीं मैं। और सेव है या फिर बस ये 6 ही है बस? मतलब 100 वाला जो फुल पैकेट है वो किसी और जगह सेव है या फिर ये यही है बस ये जो ये? हाँ। हाँ, जो ये तो 100 है। इसी, अरे भाई इसी फाइल को ना दो भाग में तोड़ दिया। अब एक पेपर मतलब ले लो, पेपर को 2 भाग में तोड़ दो। टो, टोटल 3 रहेंगे मतलब, है ना? टोटल 3 रहेंगे उसके, वो 100 तो वो टूट चुका ऑलरेडी, है ना? टोटल 3 नहीं, रेप्लिकेशन 100 पर रहेंगे, क्यों 3 ध्यान कॉपी दे रहे रहेंगे। हो? नहीं 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 नहीं, समझे नहीं। 100 पर ध्यान ही मत दो। ये 100 MB अब टूट चुका है। अब ये फाइल छोड़ दो। अब ये फाइल का टेंशन लो, छोड़ दो। अब ये फाइल जो है वो 2 भाग में टूट चुका है। ऐसा समझो, ऐसा समझो कि एक पेपर है, पेपर का टुकड़ा है, उसको तुमने 2 भाग कर दिए। ठीक है। अब वो 2 भाग, अब इसके पेपर से कोई मतलब नहीं रहा ना, छोड़ दो अब इस पेपर का काम, छोड़ दो। अब मैं बताता हूँ, उन 2 भाग को अलग अलग फोटो स्टेट करा लो, दो दो। ठीक है। इसके इसके 3 फोटो स्टेट करा लिए, इसके 3 फोटो स्टेट करा लिए दोनों के। ठीक है। फोटो स्टेट वाली दुकान पर गए और तीन तीन हाँ फोटो स्टेट करा लिए। अब तो हो गया, अब समझ में आया। हाँ। अब जो हो गया सो हम्म ओरिजिनल ही है। फोटो स्टेट क्या होता है, सब ओरिजिनल ही है। ठीक है। और हम्म वही हम्म, वही वही जो पेपर है वो ए का 3 भाग हुआ, ए का 3 कॉपी हुआ, जैसे ए बी का 3 कॉपी हुआ, बी बी हाँ बी। ठीक है ठीक ठीक है फोटो ठीक स्टेट वाला है, समझ में समझ गया आया? समझ। तो मैं वही वही तो लिख हाँ, रहा हो हूँ, गया। और क्या लिख रहा हूँ? वही लिख रहा हूँ। ठीक है। हम्म तुम्हारा डेटा तो लॉस नहीं हुआ ना 2 भाग में तोड़े तो? मान लो कि 2 भाग में पेपर हम्म फाड़ दिए, तो तुम्हारा डेटा तो पेपर में ही है ना, एक ऊपर है एक नीचे है। समझे? हम्म तो अब उस ऊपर हम्म नीचे को तुमने फोटो स्टेट करा लिया सेफली, कि भाई अब वो वाला जो मैंने फाड़ दिया है, मैंने उन 3 को भी 3 3 फोटो कॉपी करा लिया, कि भविष्य में मुझे तो डेटा से मतलब है ना, मुझे पेपर से क्या मतलब, मुझे डेटा से मतलब है। तो 3 ए का करा लिया, 3 बी का करा लिया, और समझो कि तीनों को मैंने अलग अलग फाइल्स में सेव कर दिए। एक जगह ए और बी रखा। ठीक है। और सिक्वेंशियल फैशन में सेव कर दिया। इसमें ए रखा, इसमें बी रखा, इसमें ए रखा, इसमें बी रखा। अब इसमें बी रखा, मान लो कि इसको स्किप करके इसमें इसमें फिर बी रखा, और इसमें ए रखा। ठीक है। तो अब देखो, गिनो। नहीं हुआ, नहीं, इसमें ज्यादा हो गया यार। अरे यार कहाँ चला गया, ये हटा दो। अब देखो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। हम्म, 6। ठीक है। ये देखो,
अबे यार ठीक। क्या हो रहा है समझ में, हाँ ये देखो 6 हो गया। अब मान लो कि गलती से हम्म ये सर्वर क्रैश हो गया, ये सर्वर क्रैश हो गया, तो हम यहाँ से ले लेंगे एक बी ए और ये एक ए, या फिर डायरेक्ट यहीं से उठा लेंगे बी और ए, हम्म है ना, उठा लेंगे। ठीक है ठीक। ये मान लो कि ये भी क्रैश हो गया तो भी यहाँ से उठा लेंगे, या फिर ये भी क्रैश हो गया तो इन दोनों से उठा लेंगे। ऐसा तो नहीं है यार कि एक साथ और चारों पांचों क्रैश कर जाए। तीनों क्रैश हो गए तो? अरे तीनों क्रैश हो गए तो जरूरी थोड़े यार, तो रेप्लिकेशन फैक्टर बढ़ा देना, 4 कर देना, तो 2 चौके 8 हो गया, यहाँ 8 जगह सेव हो जाएगा। और डेटा नोट बढ़ा दो, 1000 रुपए है। हम्म है ना, हमारे पास कॉमोडिटी हार्डवेयर है ना, सस्ती मशीन है, और लगा दो, और लगा दो सस्ती मशीन, और लगा दो, और रेप्लिकेशन फैक्टर को बढ़ा दो। रेप्लिकेशन फैक्टर को तुम्हारा 4 क्या तुम 5 कर दो, तो यही 2 ब्लॉक्स 10 जगह सेव हो जाएंगे। उसके बाद ऐसा थोड़ी होता है यार कि सब सेव हो जाए, सब सब एक साथ क्रैश कर जाए, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात हो हम्म गई ना। और मान लो कि ये इंडिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये 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 वियतनाम में है ना, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है, पूरे पृथ्वी पर थोड़ी ना प्रलय आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे होता है? ठीक है, ये समझ में आया ना कि समझ ब्लॉक साइज में रहा कैसे टूटता है और कैसे होता है। है। ठीक है, हम्म तो इसी को बोलते हैं रिलायबिलिटी। देखो ये एक छोटा सा टॉपिक समझाने के लिए कितना 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 लंबा टाइम हुआ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। हम्म ठीक है, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाकई में जरूरी है। जरूरी नहीं होता तो मैं इतना इतना फोर्स नहीं करता कि एस डी एफ एस सीखना, क्योंकि मैं तो कल ही होके हाइप बताने लगूँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, चल 5 मिनट 5-10 मिनट हम्म और देख लेते हैं। ठीक है, ये वही है कीप ऑल हाँ डेटा, मुझे सारे डेटा चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें तो सारा डेटा मिल गया। ठीक है, हमने तो सारा डेटा को सेव करके रखा, तो इसीलिए ये जरूरी है। ठीक है, और दिक्कत क्या है कि पहले वाले जमाने में हम लोग पर्जिंग करते थे। ठीक है, पर्ज कर देते थे डेटा को। अब हम लोग पर्ज नहीं करते हैं डेटा। पर्जिंग मतलब डिलीट कर देते थे, जैसे 90 दिन से पुराना डेटा हुआ तो हम क्या करते थे, उसको रिमूव कर देते थे, ताकि हमारा जो डिस्क है, क्योंकि मशीन ओरेकल बड़ी महंगी मिलती थी। माई सिक्वल तो चलो ओपन सोर्स है कुछ हद तक, लेकिन वो भी पेड है एक टाइम पे जाने के बाद। तो पहले मशीनें जो हैं बड़ी महंगी मिलती थी, तो इस वजह से हम लोग डेटा को करते थे, ज़्यादा सेव करके नहीं रखते। 10 साल का डेटा कहाँ मिल पाता था, मैक्सिमम 5 साल का डेटा हमारे पास रहता था बैंकिंग का। ठीक है, 5 साल 7 साल। लेकिन अब क्या है, हडूप के आ जाने के बाद चीज़ें सस्ती हो गई हैं। ठीक है, हम कितना भी कमोडिटी हार्डवेयर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सस्ती मशीनें ऐड कर सकते हैं। जो मशीन, अब ये सोचो कि जो ओरेकल मशीन, ओरेकल का जो वेरिटास सॉफ्टवेयर या फिर नेट बैकअप सॉफ्टवेयर, सॉरी हार्ड डिस्क यूज करता था, जो हार्ड डिस्क $500 का मिलता है। ठीक है, वो कमोडिटी हार्डवेयर महज $100 का मिलता है। $500 तो दूर छोड़ो, ये $20 या $30 का मिलता है। इतना का डिफरेंस होता है, सोच लो। ये मैं एक लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, लेकिन इतना का डिफरेंस होता है। कहाँ $500 और कहाँ 20-30 डॉलर। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो मशीन है वो एवरग्रीन है, ये चलेगी बहुत दिन तक, हालांकि लॉन्ग लास्टिंग है ये। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हम इतना ज़्यादा ऐड कर देंगे ये मशीन, इतना ज़्यादा ऐड कर देंगे ये मशीन कि एक खराब होगा तो दूसरे पर स्पिल ओवर चला जाएगा। और एप्लीकेशन फैक्टर है ही हमारा बचाने के लिए इसको, हमारे डेटा को। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा मैनेजमेंट, देख रहे हो कितना तगड़ा मैनेजमेंट किया है ना। ये कॉन्सेप्ट ने पूरे इंडस्ट्री, डेटा इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है ना। आरडीबीएमएस बर्बाद हो गया इसकी वजह से, बर्बाद तो नहीं हुआ लेकिन हाँ उसका कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया एक्चुअल में। जो आरडीबीएमएस पे इतना डिपेंडेंसी थी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की, या फिर हम कह सकते हैं कि सारी चीजों की, उस कॉन्सेप्ट को ही इसने हिला कर रख दिया हडूप ने। ऐसा भी हो सकता है, ये बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट था। पहले क्या था कि हम लोग फोकस करते थे डेटा को स्टोर करने पर कि कैसे मेंटेन करके रखेंगे, कैसे ये करके रखेंगे। अब इसने इसने वो चिंता को ही छोड़ दिया कि अच्छा मशीन हो, उस चिंता को ही छोड़ दिया। अब लोग चाइनीज माल खरीद कर और उस पर लंबे समय तक सेव कर सकते हैं। ठीक है, सस्ते में। ठीक है। ठीक है,
ये बेसिक मॉड्यूल्स अपाचे फ्रेमवर्क डिज़ाइन, हमारा रिलायबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है। रिलायबिलिटी यानी रेप्लिकेशन फैक्टर, है ना, कॉपिंग ऑफ डेटा। स्केलेबिलिटी यानी हम कितना भी मशीन ऐड कर सकते हैं। पहले था पहले था कि ऐड नहीं कर सकते। एक मशीन अगर खराब हुआ, अगर एक मशीन, अगर मान लो कि ओरेकल का एक मशीन है, इसमें कुछ खराब हुआ, तो हमको इसको रिप्लेस करना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या क्या खर्चा आएगा, मान लो कि ये रिप्ले खराब हुआ तो क्या क्या खर्चा आएगा। सबसे पहला मशीन का $500, ठीक है। फिर मशीन को इंस्टॉल करने का, उसका मान मान लो कि $50 आएगा, क्योंकि एडमिन को बुलाओगे, वो $50 लेगा, है ना। फिर सारे डेटा डालने का खर्च, ठीक है, इससे बैकअप लेने का खर्च, सब कुछ आता था इसमें। तो मिला जुला कर तुम्हारा $600 से $700 मान लो कि बच जाता। हडूप हडूप ये कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। मान लो कि ये क्रैश भी हुआ, तो हम दूसरे डेटा नोड से उठा लेंगे, जा बेटा। हालांकि इसमें भी वो कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर वही कॉन्सेप्ट है कि दोनों हार्डवेयर तगड़ा होना चाहिए। इसमें तगड़ा हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेसिक मॉड्यूल क्या है। बेसिक मॉड्यूल कुछ कुछ हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है हडूप कॉमन। ठीक है, ये कॉमन लाइब्रेरीज, यूटिलिटीज, अदर मॉड्यूल यूज करता है, वो कॉमन, हडूप कॉमन उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको हडूप कॉमन बोलते हैं, जो बेसिक यूटिलिटीज होते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद हमारा है एसडीएफएस यानी स्टोरेज, जिस पर हम लोग फाइल को स्टोर करेंगे। ठीक है, वो क्या क्या होता है, हमारा सस्ती मशीनें होती हैं, मतलब डेटा नोड। डेटा नोड जो होती है वो सस्ती मशीनें होती हैं, चीप, आसानी से अवेलेबल, आसानी से सस्ते दाम में मिल जाती हैं। ठीक है, और और वो, हाँ, और बहुत हाई बैंडविड्थ चाहिए, ये तो है, हाई बैंडविड्थ चाहिए हमें अक्रॉस द क्लस्टर। ये एक इसमें है कि इसमें जो बैंडविड्थ हमारा होना चाहिए वो तगड़ा होना चाहिए इंटरनेट का। ठीक है, मतलब डेटा प्रोसेसिंग का जो इंटायर क्लस्टर में बैंडविड्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यार्न है, ये एक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है यार्न। ठीक है, मैप रिड्यूस क्या है, प्रोसेसिंग इंजन, मतलब ये तो हो गया स्टोरेज वाला। एसडीएफएस हमारा हो गया स्टोरेज, जहां डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस भी तो करना है ना, उनको प्रोसेस भी तो करना है ना, सिर्फ स्टोरेज से हमको थोड़े ना मतलब है, हमको उनको प्रोसेस भी तो करना है। हम तो क्वेरी भी मारेंगे, क्वेरी मार के, जैसे इस पर क्वेरी हम लोग मार रहे हैं, ये क्वेरी मार रहे हैं, तो ये प्रोसेसिंग ही तो चल रहा है, ये प्रोसेसिंग ही तो चल रहा है। तो ये प्रोसेसिंग चल रहा है, तो हमको इसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो ये जो प्रोसेसिंग यूज करता है उसका नाम है मैप रिड्यूस। ठीक है, अब ये देखो, हडूप जो है, हडूप के ऊपर है यार्न, ये 2.0 है। यार्न जो है वो 2.0 में ही आया था, इससे पहले हम लोग मैप रिड्यूस 1 यूज करते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसे नीचे वाला लेयर, स्टोरेज लेयर, है ना। इसको फोटो ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, अभी 10 मिनट और ले लूँ ना। हाँ ले ले। ठीक है, ये देखो सबसे नीचे वाला जो लेयर है, ठीक है, इसको, यार, इसी पर ले लेते हैं ना, इसी पर ले लेते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे वाला लेयर है, इसको बोलते हैं स्टोरेज लेयर। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया स्टोरेज लेयर, मतलब ये स्टोर करने के काम में आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया उसी डेटा को, ये डेटा स्टोरेज लेयर है, मतलब डेटा को स्टोर करने का। ये डेटा को प्रोसेस करने के काम में आता है, ये प्रोसेसिंग लेयर हो गया, डेटा प्रोसेसिंग लेयर। ठीक है, और ये जो हो गया, ये ऑन द टॉप ऑफ दैट, ये हमारे, ये, अरे यार, ये, ये हमारे ये हमारे हैं, ये हमारे हैं एपीआई, एपीआई टूल्स। ठीक है, मतलब हडूप एपीआई टूल्स, इकोसिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, हडूप इकोसिस्टम के वजह से, मतलब कि इनके ऊपर जो भी होगा, ये इनके ऊपर ही होगा। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ही होगा, मेन हडूप ये दोनों है। ठीक है, मेन हडूप ये दोनों है,
ठीक है। और ये इसके क्लास बंद ऊपर नहीं हुई? हमारा अब बंद कैसे नहीं हुई? ये बंद होने वाली होगी ना? कितना टाइम बचा है? नहीं यार, आज बंद नहीं हुई। देखना। 1 घंटा 10 मिनट पता होने जा रहा नहीं है। कमाल है। हाँ मैं लाइक। हाँ हाँ, पता नहीं, ठीक है। कमाल है। आज बंद नहीं हुई, जो भी है। ठीक है। और ये सब हाँ एपीआईज हैं। ठीक है, ये सब इससे कनेक्टेड रहते हाँ हैं। ठीक है। और ये जूकीपर कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, इसको आरडीबीएमएस टू ट्रांसफर के लिए होता है। ठीक है। अंबारी क्लस्टर है रिसोर्स मैनेजर के लिए। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो मतलब हाँ ये हाँ बेसिकली हाँ फ्रेमवर्क है। ठीक है। स्कूप जो होता हाँ है वो आरडीबीएमएस टू एसडीएफएस ट्रांसफर के लिए होता है। ठीक है, आरडीबीएमएस टू एसडीएफएस ट्रांसफर के लिए होता है, हाँ मतलब फाइल को ट्रांसफर करना है फ्रॉम माई सीक्वल टू एसडीएफएस। ठीक है। तो ये हमारा हाँ हाँ स्कूप यूज होगा उसके लिए। ठीक है। और फ्लूम जो है वो लॉग कलेक्टर है। ये जो हमारा अदर फाइल्स जैसे होते हैं, उसको उसके लिए फ्लूम। ठीक है। जू कीपर हमारा कोऑर्डिनेट करता है सर्विसेज को। ठीक है। उसी जो है हमारा वर्कफ्लो, जो जॉब शेड्यूलर जैसे ऑटोसिस हो गया, एयर फ्लो हो गया, ये सब ऐसा कुछ है। उजी पिग अब यूज होता नहीं है, इसकी जगह स्पार्क आ गया है। ठीक है। स्पार्क है, ये अलग इन मेमोरी प्रोसेसिंग इंजन है, ये बाद में बताऊंगा। मशीन लर्निंग के तो अब ये भी बहुत यूज नहीं होता है। आर कनेक्टर्स भी अब यूज नहीं होता, ये हाइव यूज होता है। ये भी अब डिमोलिश ही होने वाला है हाइव। तो ये हाइव ऑन द टॉप ऑफ दैट, ये सीक्वल क्वेरी जो सीक्वल वाले बंदे हैं उनके लिए होता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ अब देखो हाई लेवल आर्किटेक्चर। हाई लेवल आर्किटेक्चर में क्या होता है, हडूप के दो भाग होते हैं। ठीक है, एक ठीक है, ये देखो हडूप के दो भाग होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हडूप के दो लेयर होते हैं। पहला लेयर क्या होता है, पहला लेयर होता है एचडीएफएस लेयर। ये है हमारा एचडीएफएस लेयर, मतलब स्टोरेज लेयर। हाँ ठीक है, स्टोरेज लेयर यानी ये डेटा को स्टोर करता है। और ये जो हमारा है वो है प्रोसेसिंग लेयर। ठीक है, प्रोसेसिंग लेयर यानी मैप रिड्यूस हम्म लेयर, यानी डेटा को प्रोसेस करता है। अब क्या होता है कि अब जो डेटा प्रोसेसिंग जैसे जो सेव करता है, हडूप में काफी सारे डेमोन्स रन करते हैं। डेमन, डेमन मतलब क्या हुआ, प्रोसेसेस। तो मैं हम्म एक चीज बताता हूँ, ये जितना दिया है ना, ये बकवास दिया है, मैं समझाता हूँ अच्छे से। इसी को समझाकर फिर बंद कर दूंगा। ठीक है। जैसा कि मैंने हम्म पहले भी इससे बताया है, मैंने पहले भी बताया है, हडूप में क्या होता है, एसडीएफएस होता है और मैप रेड्यूस। ठीक है, ये मिलकर बनता है हडूप। ठीक है, स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग। ठीक है, ये प्रोसेसिंग हो गया, ये स्टोरेज। ठीक है। अब हम्म हमारा जो एसडीएफएस आर्किटेक्चर है वो क्या कहता है। ठीक है, एसडीएफएस आर्किटेक्ट, पहले हडूप आर्किटेक्चर, पहले हडूप हडूप डेमोन्स देख लेते हैं। हडूप डेमोन्स क्या है। ठीक है, पहले देख लेते हैं हडूप डेमोन्स क्या है। हडूप डेमोन्स। ठीक है, व्हाट आर डेमोन्स। तो डेमोन्स आर स्मॉल प्रोसेसेस, स्मॉल टास्क और प्रोसेसेस। ठीक है, स्मॉल टास्क और प्रोसेस। ठीक है, छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं जो कि हडूप के ट्रिगरिंग पॉइंट है। ठीक है, इसमें पहला होता है नेम नोड। नेम नोड, ठीक है, जो सर्विसेज को स्टार्ट या स्टॉप करता है वही होता है डेमोन्स। ठीक है, तो ये एक सर्विस है, नेम नोड एक सर्विस है। ठीक है, एक होता है डेटा नोड, एक होता है जॉब ट्रैकर, एक होता है टास्क ट्रैकर, और एक होता है हमारा मैप रेड्यूस।
ठीक है, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, नेम नोड, डेटा नोड, यही हुआ ना। मैप प्रोड्यूस भी होता है क्या कुछ? 1 2 3 4, एक मिनट, नेम नोड, डेटा नोड, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, और एक होता है रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर छोड़ दो, नहीं, सेकेंडरी नेम नोड, सॉरी, सेकेंडरी नेम नोड। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि क्या है ये, ध्यान देना इस पर, ध्यान देना। हमारा जो नेम नोड है, नेम नोड है, और सेकेंडरी नेम नोड है, और जॉब ट्रैकर, ये सारे आते हैं हमारे मैप, सॉरी, मास्टर, मास्टर मास्टर डेमो। हमने बताया था, क्या बताया था, कि ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पर बना है। हडूप क्या है? मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पर, ठीक है, ठीक है, नौकर मालिक वाले पर बना है। तो जो मास्टर प्रोसेसेस हैं वो ये हैं, ये तीन, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, और जॉब ट्रैकर। और जो डेटा नोड और टास्क ट्रैकर, ये होते हैं हमारे स्लेव डेमो। ठीक है, समझ में आया इतना? समझ में आया इतना? अब मैं देखता हूँ, अब मैं मान लो कि, मान लो कि तुम्हारे पास एक फाइल है, ठीक है, फाइल है, इसके बाद मैं फिर बंद कर दूंगा, ठीक है, मैं ये मैं ये लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। हमने एक कमांड डाला फाइल को, इस फाइल, ये फाइल हमारा लोकल सिस्टम पे हमारे रखा हुआ है, ठीक है, हमारे लोकल लिनक्स सिस्टम पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये SDFS पे ट्रांसफर करना, ठीक है, ट्रांसफर टू SDFS सिस्टम, ठीक है, हडूप पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो मैंने एक कमांड दिया, SDFS DFS, इस कमांड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो, मैं बताऊंगा, -put, ठीक है, /local /test.txt टू टू temp, temp नाम का कोई हडूप में फोल्डर है, ठीक है, टू temp, और यहाँ पर जो भी है। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये कमांड हमने जैसे ट्रिगर किया, ठीक है, ये बन गया क्लाइंट कमांड। ये क्या बन गया? क्लाइंट कमांड, ठीक है। अब ये क्लाइंट कमांड जो है, ये जाएगा सबसे पहले कहाँ? तो मास्टर डेमोन के पास, इसको बोलते हैं नेम नोड, ठीक है, नेम नोड के पास जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ सेकेंडरी नेम नोड भी होता है, लेकिन इसका रोल इतना नहीं होता है। तो नेम नोड के पास जाएगा। नेम नोड क्या करता है, याद है क्या करता है नेम नोड? नेम नोड के पास क्या होता है, इससे पहले मैंने बताया था, अगर याद हो तो। हेलो, हाँ, ये मेटा डेटा सेव करता है, ठीक है, इसके बाद मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा में क्या होता है, इसके पास एड्रेस होता है, किसका? डेटा का, कौन सा डेटा कहाँ रखा हुआ है। यहाँ चूंकि हम पुट कर रहे हैं, यानी राइट कर रहे हैं, ठीक है, पुट मतलब होता है राइट, ठीक है, हम लोग राइट कर रहे हैं, हम लोग SDFS पे राइट कर रहे हैं, ठीक है, रीड करना हो तो ठीक है। अभी ये पहले देखेगा, इसके पास एड्रेस है सारे डेटा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इससे कनेक्टेड होंगे डेटा नोड, ठीक है, एक डेटा नोड, दो डेटा नोड, तीन डेटा। अभी जॉब ट्रैकर टास्क ट्रैकर का रोल नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैं उसको बाद में बताऊंगा कैसे होता है जॉब ट्रैकर टास्क ट्रैकर। इसके पास ये सारे एड्रेस हैं। अब ये क्या करेगा, क्लाइंट ने इसको भेजा कि इस फाइल को सेव करो, सेव दैट फाइल। तो ये क्या करेगा, नेम नोड बताएगा इसको कि भाई ठीक है, ये मेरा डेटा नोड जो है वो एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव है और ये डेड है, क्योंकि ये हार्ट बीट सिग्नल भेजता है इनको हर 3 मिनट में, कौन सा अलाइव है, किसके पास रिसोर्स है। तो ये नेम नोड तय करेगा, ठीक है।
नेम नोड तय करेगा कि किसके पास जाकर सेव होना है, ठीक है। और वो क्या करेगा, जॉब ट्रैकर को बोलेगा कि ठीक है जॉब ट्रैकर तुम जाकर डेटा नोड पर बोलो, डेटा नोड को टास्क दो कि ये अपने पास ये सेव कर ले, ठीक है, समझे। ये जॉब ट्रैकर के पास जाएगा। जॉब ट्रैकर एक एक ऐसा डेमोन है जो कि जॉब का इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये सेव करना भी तो एक जॉब ही हो गया ना, वहां जाकर कहाँ सेव करना है, ये एक तो एक कमांड हो गया। तो ये क्या करेगा, जॉब ट्रैकर डेटा नोड के पास जाएगा, यहाँ पर टास्क ट्रैकर होते हैं, ठीक है, यहाँ टास्क ट्रैकर होते हैं, हर डेटा नोड के पास एक टास्क ट्रैकर होता है। तो क्या करेगा, टास्क असाइन कर देगा, ठीक है, कि तुम इस चंक ऑफ डेटा को यहाँ सेव कर, इसको यहाँ टास्क दे देगा कि तुम, इसको यहाँ दे देगा कि तुम इस चंक ऑफ डेटा को यहाँ सेव कर। और जब सेव हो जाएगा तो टास्क ट्रैकर अपना रिपोर्ट भेजेगा जॉब ट्रैकर को कि यस इट इज डन, ठीक है। तो नेम नोड फिर वापस एक्नॉलेज करेगा कि दिस इज डन। समझ में आया ये क्या हो रहा है, समझ में आया ना। तो यही होता है जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर का रोल, ठीक है, जॉब ट्रैकर टास्क ठीक ट्रैकर है। का रोल। अब रीड उसी तरह जैसे राइट है उसी तरह से रीड करना हुआ, ठीक है, तो भी वैसे ही होगा, तो भी वैसे ही चलेगा। जॉब ट्रैकर ये के पास एसएनएन क्या करेगा? नेम नोड तो वो जनरेटेड सेकेंडरी नेम रखेगा, नोड तो एसएनएन क्या बैकअप करेगा? लेता है, उसके बारे में बाद में मैं अच्छा, बताऊंगा। बैकअप। जब ठीक है, जब मैं जब मैं ठीक है, जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना एफएस इमेज और एडिट लॉग्स के बारे में कि क्या होता है, तब ये होगा कि कैसे सेव, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा, आज हमने 3-4 चीज देखा कि हडूप डेमोन्स क्या होते हैं, हडूप डेमोन्स क्या होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, 5 तरह के हडूप डेमोन्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, है ना, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, तीसरा होता है हमारा जॉब ट्रैकर। ये कहलाते हैं हमारे मास्टर डेमोन्स, ठीक है, क्या कहलाते हैं, मास्टर प्रोसेसेस या मास्टर डेमोन्स, ठीक है। जब ये क्लस्टर स्टार्ट करोगे ना तो ये सब डेमोन्स को स्टार्ट करने पड़ते हैं। और दूसरा चौथा होता है डेटा नोड, और पांचवा होता है टास्क ट्रैकर। ये होते हैं हमारे स्लेव डेमोन्स, ठीक है, ठीक है। तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर अब ऐसे पूरा हो गया, ठीक है ना। तो ये वही वैसे ही काम करता है। तो अब जो है हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है, कल से देखेंगे कि कैसे ये एप्लीकेशन फैक्टर, ये तो देख ही चुके हैं हम लोग। तो कल से हम लोग ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा देखेंगे, ठीक है। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक तो है। छोड़ वो दो। मैं तो ये रिकॉर्डिंग भेज दो। ये नहीं नहीं, ये जो है ना, ये कुछ कुछ थोड़ा सा ये उस तरह से भी समझाया है, ये वैसा नहीं है, बहुत पुराना कोर्स है, 2016-17 का कोर्स है। तो इसलिए उसने उस तरीके से समझाया है। अब मैं उसको थोड़ा अलग समझे तरीके से समझाऊंगा। समझ में तो आ रहा है ना कि मैं कैसे, मैं जो बता रहा हूँ, है ना। जो जो हाँ, जो नहीं आए वो पूछना बीच में, वैसे मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। और फिर हम लोग एक दिन 3-4 दिन के बाद एक दिन प्रैक्टिकली देख लेंगे कि एसडीएफएस में कैसे स्टोर होता है, ठीक है। तो अब ठीक इसको है। रोक रहे हैं।